लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या है? पढ़ दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लेना. लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, a number a is called the limit of a sequence x1 x2 xn as n tends to infinity. मतलब इस xn का लिमिट n tends to infinity लिमिट a होगा if for every epsilon greater than 0 there exists an epsilon greater than 0 such that inequality is hold true. अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है, ठीक है ना? फॉरगेट, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, दिमाग नहीं लगाना उस पर, क्योंकि एप्सिलॉन डेल मेथड अपने को पढ़ना भी नहीं है. क्या ध्यान रखना वो आप समझिए. किसी भी सीक्वेंस का लिमिट कब मिलेगा? पहली बात, सीक्वेंस मोनोटोनिक बाउंडेड होना चाहिए. मोनोटोनिक मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए. मतलब ये मालूम होना चाहिए कि कोई नंबर से मान लो ए से नीचे नहीं जाएगी, बी से ऊपर नहीं जाएगी, इसके बीच में ही वो सीक्वेंस आएगी, जैसे फंक्शन बाउंडेड बताया था. अगर इसका लोअर बाउंड नहीं है तो नीचे कहीं भी जा सकती है, अपर बाउंड नहीं है तो ऊपर कहीं भी जा सकती है. तो किसी भी सीक्वेंस का लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. दूसरा हमें क्या देखना है, सीक्वेंस की फाइनाइट लिमिट होती है तो उसको हम कन्वर्जेंट कहते हैं. कन्वर्जेंट कहते हैं मतलब वो किसी एक नंबर के पास आके उसकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है. सीक्वेंस xn इज कॉल्ड इनफाइनाइटली स्मॉल इफ xn इज 0. ये कोई मतलब नहीं है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात और मैं बता दूं, अब क्योंकि xn nth टर्म है, nth टर्म में से मान लो ये nth टर्म है, इस nth टर्म में अगर n की जगह +1 कर दूं तो जो अगला टर्म मिलेगा उस टर्म की वैल्यू और इस टर्म की वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा. फर्क होगा क्या? या इसका जो पिछला टर्म मिलेगा उस टर्म की वैल्यू और इस टर्म की वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा. सोचो होगा या नहीं होगा? तो इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि लिमिट n tends to infinity xn is equal to limit n tends to infinity xn minus 1. This is also equal to limit n tends to infinity xn plus 1. और इस पूरी क्वांटिटी को अपन कोई भी कांस्टेंट L मान सकते हैं. तो इन चीजों का ध्यान रखना है. तो हम बहुत बार तो इसको सॉल्व करते ही नहीं है, कौन देखेगा, हम सीधा ही अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिख रहा है. अब देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. u1 है 1/4, u2 है 1/4 प्लस 1/10, u3 क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1 बाय क्या, देख लो यहां से क्या मिल रहा है. ये आपको दे रहा है 1/4 प्लस 3² प्लस 1, तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/10. अगला हो जाएगा 1 निकाल लो इसी प्रकार से. ये u1 आ गया है. अब आपको बताना है कि इसकी लिमिट जो है 1/2 से कम है. तो पहली चीज तो देखिए u1 की वैल्यू है 1/4. ऐसा मुझे दिमाग इस पे लगाना नहीं चाहिए था. u2 की जो वैल्यू है वो u1 से बड़ी है. बड़ी है नहीं बड़ी है? तो u2 की वैल्यू है 1/4 प्लस 1/10. u3 की वैल्यू है 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/3 क्यूब, मतलब 1/28 होगा. 27 प्लस 1, 3 की पावर चल रही है. तो क्लियर दिख रहा है कि जो u1 है वो छोटा है u2 से और u2 छोटा है u3 से. ये छोटा है un माइनस 1 से और ये छोटा है un से. तो क्लियर दिख रहा है कि हर नेक्स्ट टर्म पिछले टर्म से बड़ा है. u2 बड़ा है u1 से, u3 बड़ा है u2 से. तो अगर हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ा है तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी. तो ये आपके पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. देखो वो तो ठीक है. अब u1 क्या होगा पहले देखो. व्हाट इज u1? u1 हो जाएगा n की 1 रखोगे तो 1/3 प्लस 1, ठीक है. ओके, व्हाट इज u2? u2 हो जाएगा 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1. क्लियर दिख रहा है मुझको. एक जीपी की सीरीज बनानी पड़ेगी. मैं कह रहा हूं दिस क्वांटिटी लेस देन 1/3. थोड़ा देखना है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ जो है
सोचना पड़ेगा. This quantity less than 1/3, no doubt. This quantity is less than 1/3 plus 1/10. ठीक है, 1/3 प्लस 1/10 की जगह लिख दो. ठीक है, चलो 1/3 प्लस 1/10. अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही देख लो आप. तो 1/10 में ही और ऐड करूंगा, तो मैं कह रहा हूं ये क्वांटिटी अब छोटी होगी, ये क्वांटिटी और छोटी होगी 1/3 स्क्वायर से. होगी या नहीं होगी, चेक कर लो पहले. मुझे एक जीपी की सीरीज बनानी है, क्योंकि तभी इसको सम कर पाऊंगा. ठीक, और U3 क्या होगा, यहाँ पे इनइक्वलिटी कैलकुलेशन लग गई. U3 क्या होगा, U3 हो जाएगा 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1. तो इसी प्रकार से अगर आप UN निकालोगे, ठीक है ना, तो UN जो हो जाएगा, अच्छा मैं इसको ऐसा कहता हूं कि जो UN है 1/3 प्लस 1 इसका UN नहीं ले रहा, मैं टर्म वाइज चल रहा हूं. 1/3 प्लस 1 छोटा होगा 1/3 से या नहीं होगा, बताओ. एंड 1/3 स्क्वायर प्लस 1 ये छोटा होगा 1/3 स्क्वायर से. 1/3 क्यूब प्लस 1 ये छोटा हो जाएगा 1/3 क्यूब से. ऐसे ही मैं चलते जाऊंगा, 1/3 की पावर n प्लस 1 छोटा हो जाएगा 1/3 की पावर n से. अब मैं कहता हूं सबको ऐड कर दो, इसको हटाओ, इसको मत लो, सबको ऐड कर दो. ऐड करते ही क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में UN आ जाएगा, ये छोटा हो जाएगा 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब अप टू 1/3 की पावर n. अब ये सम टू एन टर्म ऑफ जीपी हो गई, है ना, तो UN निकाल लो. तो सम टू एन टर्म ऑफ जीपी क्या हो जाएगा, 1/a 1 माइनस r 1/3 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/3. तो एलसीएम ले लेंगे 2/3 हो जाएगा. तो UN इज लेस देन और इट इज इक्वल टू 2/3 तो 1/2, 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 की पावर n, ये UN आ गया. अब इस पर लिमिट लगा दो, ये ज्यादा बेटर है, फालतू को उसमें कहानी कहाँ को लगाऊं. तो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 1 प्लस 1/3 की पावर n. लिमिट इस पे ले आओ तो 0 हो गया, तो रिजल्ट हो जाएगा 1/2 1 माइनस 0, रिजल्ट हो गया 1/2. नोट करो. हमने यहाँ सीधा सीधा UN की वैल्यू को ही उठा के एक सीरीज से जीपी की सीरीज से छोटा करवा दिया. UN की वैल्यू निकालनी थी, ये वाला कैलकुलेशन इसमें काम नहीं कर रहा, तो सीधा इनइक्वलिटी कैलकुलेशन आ गया. एक्सएन जो दिया हुआ है उस पर ध्यान दो, और एक्सएन का मतलब ये √2 कितने बार रिपीट हो रहा है, n बार रिपीट हो रहा है. तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, एक्सएन इज इक्वल टू, मैं वो बाउंडेड है, सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग है, वो सब नहीं देख रहा, वो सब तो होगा ही. 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2. ये √2 कितने बार रिपीट हो रहा है, n बार एक्सएन में. अगर पहला √2 छोड़ दूं, ध्यान से सुनना, पहला √2 छोड़ के यहां से अगर ब्रैकेट डाल दूं तब क्या होगा. तो क्लियर दिख रहा है कि यहां से यहां तक का जो हमने ब्रैकेट डाला है, ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है छोटा वाला करली ब्रैकेट, अगर इस पे ध्यान दे, बड़े ब्रैकेट को लगाने की जरूरत ही नहीं, काय को लगा दी. तो ये छोटा ब्रैकेट हमने करली ब्रैकेट डाला है, उस पर गौर कीजिएगा. इसमें ये √2 कितने बार रिपीट हो रहा है, एक टू बाहर कर दिया, ये तो xn माइनस 1 बार रिपीट हो रहा है. तो लिख दिया xn इज इक्वल टू √2 प्लस xn माइनस 1. ठीक है, क्लियर. अब ध्यान दो, अब मैंने कहा कि एक काम करो, इसका स्क्वायर कर देता हूं. तो xn का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस xn माइनस 1. अब मुझे लिमिट निकालनी है इसकी, कन्वर्जेंस फाइंड इट्स लिमिट. एज n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखना चाहिए था, वो नहीं लिखा है.
अब मैं जानता हूं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जब मैं इसकी लिमिट निकालने जा रहा हूं तो मैं अब लिमिट निकाल देता हूं, तो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn माइनस 1। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक टर्म कम भी कर दोगे तो और इन्फिनिटी तक जा रहे हो तो वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है, तो इसकी लिमिट दोनों क्या आएगी, ऑलमोस्ट सेम आएगी। तो अब मैं कहूंगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn माइनस 1 इज इक्वल टू l। दोनों को मैं सेम मानूंगा, क्योंकि एक टर्म कम करने से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और एक टर्म कम कर दोगे तो वैल्यू पे कितना अंतर पड़ेगा, बहुत ज्यादा अंतर तो पड़ेगा नहीं। और लिमिट क्योंकि खुद अप्रोच कर रही होती है, लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, थोड़ा कम भी से अप्रोच करिए तो क्या अंतर पड़ेगा। तो दोनों को L मान लिया। सो नाउ आई गॉट ए इक्वेशन दैट L स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस L। देखो ध्यान से, ये मिल गया। अब एक तरफ ट्रांसफर कर दो तो L स्क्वायर माइनस L माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दो, तो एक तो रूट इसका निकल गया -1, तो एक L की वैल्यू आ गई -1 और एक L की वैल्यू आ गई 2। -1 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 2। L मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज 2, ये इसकी लिमिट होगी। मतलब रूट टू को जब आप ऐड करोगे अप टू इन्फिनिटी तो ये पूरा रिजल्ट जो है 2 की तरह अप्रोच करेगा। तो ये n टेंड्स टू, जब भी आपको लिमिट ऑफ सीक्वेंस आएगा ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका ध्यान रखना कि उसमें अगर xn और xn माइनस 1 दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, xn प्लस 1 इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सबकी लिमिट आप सेम ले लो, ठीक है ना। उस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। अब आइए एक ये थ्योरम है सैंडविच थ्योरम। थोड़ी इसके क्वेश्चन जो है वो अपने को सोचने पड़ेंगे कैसे अप्रोच करें। सैंडविच थ्योरम क्या है कि बहुत बार क्या होता है अपन लिमिट कैलकुलेट नहीं कर पाते किसी भी क्वेश्चन की। अगर किसी क्वेश्चन की हम लिमिट नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो हम उसको दो फंक्शन के बीच में रखते हैं और हम उस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब फंक्शन की लिमिट हमारी सेम आ जाएगी तो हम कहेंगे कि साहब उस दोनों फंक्शन जिसके बीच में रखा उसकी लिमिट सेम आ जाएगी तो हम कहेंगे कि अंदर वाले फंक्शन की भी लिमिट सेम है। जैसे सैंडविच थ्योरम समझो, fx gx hx तीन फंक्शन है, ये fx है, ये बीच वाला gx है और ये hx है। gx फंक्शन का जो ग्राफ है क्लियर दिख रहा है, वो fx और hx के बीच में आ रहा है। तो gx फंक्शन की वैल्यू fx से बड़ी होगी या इक्वल होगी या gx से बड़ी या इक्वल होगी। इन जगहों पे बड़ी है लेकिन यहाँ पे इक्वल भी है। फॉर एवरी x बिलोंग टू नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a, x इक्वल टू a के नेबरहुड में ऐसा हो सकता है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। अब हमने कहा काम करो, इस fx की और gx की लिमिट निकालो a पर। तो a पर जब मैंने fx की लिमिट निकाली और a पे जब मैंने hx की लिमिट निकाली तो दोनों की लिमिट मेरे को सेम मिल गई। अब अगर ये फंक्शन gx इन दोनों के बीच में आ रहा है और इसकी लिमिट और इसकी लिमिट सेम हो गई, तो मान लीजिए मैंने लिमिट्स दोनों पे लगा दिया कि लिमिट x टेंड्स टू a fx is greater than equal to, sorry, less than equal to, limit x tends to a gx is less than equal to limit x tends to a hx। अब इसकी लिमिट भी l आ गई, इसकी लिमिट भी l आ गई, तो क्लियर दिख रहा है कि ये जो लिमिट होगी x टेंड्स टू a gx, ये भी तो l से l के बीच में जा रहा है, तो ये भी l है ये भी l है, तो नेचुरल सी बात है इसको भी l होना चाहिए। बीच में जाने का क्या मतलब है ये 2 से 2 के बीच में जाना है तो वैल्यू 2 ही होगी, तो इसकी लिमिट भी आपके पास क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। अब हमको खुद ऐसा फंक्शन चूज करना होता है, ये fx और gx, जिसकी लिमिट सेम बन जाए और ये फंक्शन उसके बीच में आ जाए।
ये चूज करना ही सबसे मेन कहानी है। कुछ जगह तो बहुत इजीली मिल जाएगा, कुछ जगह हमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन देखें, ये तो कुछ नहीं दिख ही रहा, साफ दिख रहा आपको, 0 पे ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, तो इसकी लिमिट होगी 1। तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। ठीक, अगर फंक्शन दे दिया गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, फंक्शन चूज करना मेन है। अगला क्वेश्चन देखो, इतना गैप कैसे हो गया? ये आ गया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 7 sin x अपॉन माइनस 2x प्लस 13 यूजिंग सैंडविच थ्योरम। अब यहां फंक्शन चूज करने की जरूरत है क्या? हमारे पास खुद इसके अंदर ध्यान से देखो तो इसके अंदर खुद एक फंक्शन आ गया साइन, जो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो मैं तो अब इसको दो इनइक्वालिटी बना सकता हूं यहाँ पे कि भाई साइन x जो होता है वो हमेशा लाई करता है -1 से 1 के बीच में। तो 7 sin x जो हो जाएगा वो लाई करेगा -7 से 7 के बीच में। और x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो x बहुत बड़ी और पॉजिटिव नंबर है, तो मैं इसमें x अगर ऐड करूंगा, क्योंकि x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो जाएगा x माइनस 7 x प्लस 7 साइन x और लेस देन इक्वल टू x प्लस 7। ठीक है, अब इसके बाद मुझे इससे डिवाइड करना है। ये डिवाइड करने वाली क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते ही, क्योंकि x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी का मतलब x की वैल्यू बहुत बड़ी है, 1 करोड़ की पावर 10 करोड़ है, 1 अरब है, कुछ भी ऐसे मान लो। तो उसमें मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव ही रहेगा, वो तो -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो, और प्लस 13 करूंगा तो नेगेटिव ही होगा। अब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब आपके पास रिजल्ट हो जाएगा x प्लस 7 साइन x अपॉन -2x प्लस 13 is greater than equal to x plus 7 upon -2x plus 13 is less than equal to x minus 7 upon -2x plus 13। अब इसके ऊपर लिमिट लगा लीजिए n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब इस पे लगा लीजिए। ठीक है ना, लगा लीजिए सब पे लिमिट। सो अब आपके पास रिजल्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x plus 7 upon -2x plus 13 is less than equal to limit x tends to infinity x plus 7 sin x upon -2x plus 13 is less than equal to limit x tends to infinity x minus 7 upon -2x plus 13। अब इसकी लिमिट निकालो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसकी लिमिट तो आ गई -1/2। और इसकी लिमिट भी निकाल लो तो इसकी लिमिट भी आ गई -1/2, तो ऑब्वियसली इसकी लिमिट -1/2। भाई x से जैसे डिवाइड करूंगा 1 हो जाएगा, यहाँ sin x अपॉन x 0 हो जाएगा, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे 13 अपॉन इंफिनिटी 0, यहाँ बच गया बस 1 अपॉन -2। सैंडविच थ्योरम में ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया क्योंकि साइन फंक्शन डाल दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको अभी छोड़ो। फिर वही मॉड x m है तो मॉड ऑफ fx हो जाएगा -m से m के बीच में। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मॉड ऑफ fx कितना है, लेस देन इक्वल टू m, तो fx कहां जाएगा, -m टू m, x से मल्टीप्लाई कर दो और 0 पुट कर दो, लिमिट लगा दो। सर इसमें अजम्पशन कर सकते हैं क्या? अब ये जो क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, 2 अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर, 1 अपॉन n प्लस n स्क्वायर, कैसे अप्रोच करोगे? देखो क्लियर दिख रहा है, 2 प्लस n स्क्वायर बड़ा है 1 प्लस n स्क्वायर से, तो 1 अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर से, हो जाएगा बड़ा। ठीक है, चलिए अब
अब मुझे तो ऊपर 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. सो दिस इंप्लाइज दैट 2/2 प्लस एन स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 2/1 प्लस एन स्क्वायर से. सिमिलरली अगला अगर टर्म देखोगे तो 3 प्लस एन स्क्वायर, ध्यान देना मैं इसको एक सीरीज में बदलना चाह रहा हूं. सर आपने उल्टा लिख दिया ये. सर if 2 plus x छोटा square हो is जाएगा. greater than 1 plus x square तो फिर हाँ ठीक है ठीक है. इनइक्वलिटी पलटी तो इनइक्वलिटी भी तो पलटनी है. इसकी इनइक्वलिटी पलट दो, ये होगी. ठीक. वैसे ही अगर अगला टर्म देखोगे तो 3 प्लस एन स्क्वायर या 3 प्लस एन स्क्वायर आएगा. सो 3 प्लस एन स्क्वायर भी बड़ा है 1 प्लस एन स्क्वायर से. उसको रेसिप्रोकेट कर देता हूं. सो 1/3 प्लस एन स्क्वायर छोटा हो जाएगा 1/1 प्लस एन स्क्वायर से. अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. हर क्वांटिटी को मैं इससे छोटा बनाऊंगा और इससे बड़ा बनाऊंगा, ऐसा काम करूंगा. सो दिस इंप्लाइज दैट 3/3 प्लस एन स्क्वायर छोटा हो जाएगा 3/1 प्लस एन स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम किसी को? अब मैं अगर सबकी लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दूं, अच्छा यहां तो मैं लिख सकता हूं 1/1 प्लस एन स्क्वायर पहला टर्म इज इक्वल टू 1/1 प्लस एन स्क्वायर. सबका अगर मैं सबका लेफ्ट हैंड साइड, यही प्रोसीजर कंटिन्यू कर लीजिए. ठीक है. सबका अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड इसका ऐड कर दूं तो रिजल्ट हो जाएगा 1/, ध्यान देना, 1/1 प्लस एन स्क्वायर. पहला टर्म आएगा 1/1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 प्लस एन स्क्वायर. अब इसको ऐड कर दूं, प्लस 2/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस 3/3 प्लस एन स्क्वायर एंड सो ऑन इज लेस देन 1/1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2/1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 3/1 प्लस एन स्क्वायर एंड सो ऑन. सर प्लीज स्क्रॉल इट डाउन. ठीक है. इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, अब ये जो पूरी रिजल्ट है ये तो पूरा हमें लिमिट मिला जो चाहिए. दिस इज लेस देन, ध्यान से देखो कि न्यूमरेटर में समेशन हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू इंफिनिटी. इंफिनिटी नहीं, सॉरी, अप टू एन है ना. लास्ट टर्म क्या होगा इसका? लास्ट टर्म क्या होगा देखो यार. नितिन भाई इसका कुछ तरीका बताओ यार. ये अप टू आएगा n/n प्लस एन स्क्वायर और ये लेस देन होगा n/1 प्लस एन स्क्वायर से. सभी को मैंने 1 प्लस एन स्क्वायर से छोटा कर दिया जिससे कि मेरे को फॉर्मेट मिल जाए. नाउ दिस इज लेस देन, नीचे आ गया n स्क्वायर प्लस 1, ऊपर फॉर्मूला लगाओ समेशन का n इंटू n प्लस 1/2. तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/2, नीचे 1, तो दिस इज लेस देन 1/2. तो ये जो लिमिट आ गई ये लेस देन 1/2 आ गई इंफिनिटी लिमिट लगाने पर. लिमिट इंफिनिटी लगाओ अगले स्टेप में. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 प्लस एन स्क्वायर 2/2 प्लस एन स्क्वायर अप टू n/n प्लस एन स्क्वायर. दिस इज लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस. तो ये जो लिमिट आ गई वो 1/2 से छोटी आ गई. ठीक है. इक्वल टू भी हो सकती है ये. कब इक्वल हो सकती है? जब n की वैल्यू आपकी क्या हो जाए, 0 हो जाए. ठीक है. तो ये 1/2 से छोटी आ रही है. अब दूसरी लिमिट निकालो. दूसरा सोचो अभी किससे बड़ा हो सकता है. अब हर एक चीज को हम इससे रिलेट करेंगे. अब ये देखो 1 प्लस एन स्क्वायर और n प्लस एन स्क्वायर में क्या रिलेशन है? 1 प्लस एन स्क्वायर, ठीक है ना, और n प्लस एन स्क्वायर में क्या रिलेशन होगा? उस रिलेशन को देखो, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा. क्लियर दिख रहा है? n प्लस एन स्क्वायर आपका बड़ा होगा. ठीक है. देखो क्या आ रहा है. अब हर एक को इससे छोटा करो. n प्लस एन स्क्वायर क्लियर है, इससे ही बड़ा है, ये इससे ही बड़ा है, ये इससे ही बड़ा है.
इसके रेसिप्रोकल में जाओ। अच्छा, मैं इसको अगर ऐसा कह दूं कि ये क्वांटिटी तो सबसे बड़ी है, इतना कहने की बजाय अपन ऐसा कहें तो ज्यादा इजी रहेगा। देखो, ये क्वांटिटी इन सबसे छोटी है, ये क्वांटिटी इन सबसे छोटी है, ये इससे भी छोटी है। तो इसको अगर यहां से मैं रिप्लेस कर दूं, छोटी क्वांटिटी से रिप्लेस कर दूं, तो जो वैल्यू आएगी नई इक्वेशन की वो क्या होगी? मैं ऊपर लिख रहा हूं उसको, देखो, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी यार, इतना लिखने से। और पहला टर्म तो भी आ गया, दूसरे टर्म में दिक्कत हो रही है। देखो दूसरे उसको देखो, ये वाली जो क्वांटिटी है देखी जाए तो n प्लस एन स्क्वायर जो होगा, यहां देख लो अभी समझ में आएगा। n प्लस एन स्क्वायर जो होगा वो सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी है, सबसे बड़ी है, बिगेस्ट है। इस बिगेस्ट क्वांटिटी को अगर मैं यहां पे रख दूंगा, इससे डिवाइड करूंगा, तो इससे ये बड़ी है, तो जितनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करूंगा वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी? 1/1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2/2 प्लस एन स्क्वायर अप टू n/n प्लस एन स्क्वायर। ऊपर कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि n प्लस एन स्क्वायर सबसे बड़ा है। मैं इसको अगर n प्लस एन स्क्वायर से, एक ये तो हो गया आपका, मैं इसको n प्लस एन स्क्वायर से बदल देता हूं। मान लो ये 2 था, ये सपोज कर लो 2 था, तो 1/2 था। अब मैं इसको अगर 5 से बदल देता हूं, तो 1/2 तो 1/5 से बड़ा हो जाएगा। रुक तो जा भाई, मुझे समझाने दे पहले। सपोज कर लो ये आपके पास 2 था और मैं इसको 5 से रिप्लेस कर रहा हूं, तो 1/2 जो होगा वो 1/5 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो बड़ा हो जाएगा। भाई आप अगर इसको बड़ी वैल्यू से रिप्लेस करोगे, इससे बड़ी वैल्यू से इसको रिप्लेस करोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो छोटी हो जाएगी, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1/, मैंने इसको रिप्लेस किया सबसे बड़ी क्वांटिटी से, n प्लस एन स्क्वायर से। फिर 2/, इसको भी रिप्लेस कर दिया सबसे बड़ी क्वांटिटी से, n प्लस एन स्क्वायर से। फिर 3/n प्लस एन स्क्वायर, और लास्ट तो एज इट इज हो गया। सीधा ये देखो, रिप्लेस डिनोमिनेटर बाय बिगेस्ट क्वांटिटी। सबसे बड़ी क्वांटिटी से रिप्लेस करने पे क्या होगा? वैल्यू ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएगी? ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या होगी? ऑटोमेटिक इन क्वांटिटी से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। अरे यार, ये मान लो 1/2 था और मैं इसकी जगह 5 कर देता हूं, 5 तो 2 से बड़ा है ना, तो 1/2 और 1/5, अब कौन बड़ा है? तो 1/2 बड़ा होगा 1/5 से। तो मैं अगर डिनोमिनेटर को सबसे बड़ी क्वांटिटी से रिप्लेस करूंगा, तो जो वैल्यूज आएगी वो सब छोटी आएंगी। तो ये समेशन डिनोमिनेटर रिप्लेस करने से हमेशा बड़ी होगी, इतना मत लिखो। और अच्छा, अब इन सब में सबसे छोटी कौन सी है? इसमें स्मॉलेस्ट कौन है? इसमें स्मॉलेस्ट है तुम्हारे पास 1 प्लस एन स्क्वायर। अब आप इसको सबसे छोटी क्वांटिटी रिप्लेस कर दो, 1/1 प्लस एन स्क्वायर, 2/2 प्लस एन स्क्वायर। अब मान लो ये 4 था, है ना, या मान लो ये 5 था, मैं इसको 7 से रिप्लेस कर रहा हूं, ये छोटी क्वांटिटी में 3 से रिप्लेस कर रहा हूं। अब 2/5 और 2/3 में कौन बड़ा? ढूंढ लो। तो मैं लिख रहा हूं दिस इज 1/1 प्लस एन स्क्वायर, 2/1 प्लस एन स्क्वायर, 3/1 प्लस एन स्क्वायर, अप टू n/1 प्लस एन स्क्वायर। अगर मैं इस प्रोसीजर को रिपीट कर दूं n/n प्लस एन स्क्वायर, से बताओ यहाँ साइन कौन सा होगा? ग्रेटर का होगा, लेसर का होगा? साइन ग्रेटर का होगा, लेसर का होगा? यहाँ क्या लगूं? ग्रेटर, लेसर? सर लेसर वाला साइन आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? सोच लो अच्छे से, ऐसे करो फटाक से हो जाएगा, फालतू के इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन बच गए हैं,
और ये ज्योमेट्रिकल सीरीज बन गई है, बहुत समय लग रहा है यार। आप क्या करो, एक बार हर एक चीज को, ये प्रोसीजर थोड़ा दिमाग में बिठा लो, एक बार हर चीज को इससे रिप्लेस कर दो और एक बार हर चीज को इससे रिप्लेस कर दो। क्लियर दिख रहा है? ये क्वांटिटी इन सब में छोटी है, तो छोटी क्वांटिटी को डिनोमिनेटर से रिप्लेस करूंगा तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो ये वाली जो छोटी क्वांटिटी रिप्लेस करूंगा डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। किससे बड़ी हो जाएगी? इनसे बड़ी हो जाएगी, या ये इससे छोटी हो जाएगी। एक बार हर एक डिनोमिनेटर को रिप्लेस कर दो इस बड़े वाले डिनोमिनेटर से। अब बड़ी क्वांटिटी रिप्लेस करूंगा, जो क्वांटिटी मिलेगी वो छोटी हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी उससे बड़ी हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अब इसका समेशन कर लो, इसका समेशन कर लो, लिमिट निकाल लो, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये सब मैं लास्ट में यही वाला कहने वाला था। ठीक है, तो ये इतना जो अपन ने इतना जो ये किया ना, ये मत करो। इसमें तो फिर क्या है कि ज्यादा परेशान हो जाओगे। सिंपल इतना ध्यान रखना है, हमको एक बार डिनोमिनेटर को सबसे बड़ी वाली क्वांटिटी रिप्लेस करना है और एक बार डिनोमिनेटर को सबसे छोटी वाली क्वांटिटी रिप्लेस करना है। जब बड़ी वाली क्वांटिटी रिप्लेस करेंगे तो यहां बड़ी वाली क्वांटिटी रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो सब छोटा होता जाएगा। तो जितना डिनोमिनेटर बढ़ेगा उतनी वैल्यू छोटी होगी, तो ये पूरा समेशन इस समेशन से बड़ा हो जाएगा। और एक बार छोटी वाली क्वांटिटी रिप्लेस करोगे, बड़ी क्वांटिटी को जब छोटी से रिप्लेस करोगे डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो अब ये समेशन इस समेशन से छोटा हो जाएगा। अब इसका सम कर लो, इसका सम कर लो, दोनों की लिमिट 1/2 आएगी।